कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड एलटी पैडागोजी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। इसके सीरीज़ के अंदर थ्योरी के मैं सारे टॉपिक्स करवा चुका हूं और अब हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इससे पहले मैं लगभग 6-7 टेस्ट करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो। ठीक है, और प्ले लिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं डायरेक्ट चैनल के अंदर। उसके लिए अलग उत्तराखंड एलटी प्रैक्टिस सेट के नाम से मैंने अलग से एक लिस्ट प्ले लिस्ट बना रखी है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और नोट्स के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें जहां पर आपको पेड नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज जिस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जो शिक्षार्थी हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो वो किस सिद्धांत के अंतर्गत है? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के अंदर, विकास की दर, विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, विकास की दर, क्योंकि जो रेट होता है वही सारे विद्यार्थियों में एक दूसरे से अलग होता है। किसी में ज़्यादा विकास हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर एक इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि क्या है इसका अर्थ? कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में कभी एक समान नहीं होते हैं। दूसरा है आपके पास, शिक्षार्थियों में न कोई समान विशेषताएं होती हैं, न ही कोई उनके समान लक्षण होते हैं। सी है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। और चौथा, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तो यहाँ पर जो सबसे जो पॉजिटिव ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी शिक्षार्थी होते हैं उनकी अपनी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उनकी कुछ अपनी योग्यताएं होती हैं, प्रतिभाएं होती हैं। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं और इसके बारे में मैं आपको लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें से क्या हो सकता है? सीखने के विविध अनुभव प्रदान करना, कठोर अनुशासन में रहना चाहिए, ये परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता है तो इसलिए विविध अवसर प्रदान करने होंगे कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी प्रदान होगी बच्चों को, उतने ज़्यादा वो क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जो भी जिसके अंदर टैलेंट होगा वो बता पाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो बताना है आपको कि व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं, या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही ऐसा बताया गया है, या इससे पहले शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या बच्चों की विकास दर भिन्न होती है अतः वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विकास दर, क्योंकि सबके अलग होती है इसलिए वे अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो ये है पहला है यहाँ पर व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। सेकंड है, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए। सी है आपके पास, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य व अयोग्य हैं। और चौथा है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली उसने बात की थी यहाँ पर कि व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उनका क्या मतलब अर्थ है। तो उसी से जो है टीचर इन चीज़ों को समझने के योग्य होगा कि शिक्षार्थी किस चीज़ में योग्य है, किस चीज़ में अयोग्य है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो क्या कर सकता है विद्यालय? पाठ्य केंद्रित बालचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि विविध अवसर प्रदान करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स के निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
तो बताइए राइट आंसर इसमें क्या होगा। यहाँ पर देखिए शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास या अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो यहाँ पर जो सबसे उचित है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही नजर आता है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रयासों से ही ये संभव है। नेक्स्ट है 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। तो 14 साल की देविका क्या कर रही है, स्वनियंत्रित व्यक्ति भावना को विकसित कर रही है। तो वो क्या विकसित कर रही है, नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोर अवस्था का अक्खड़पन या परिपक्वता। इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वायत्तता, ऑटोनमी, क्योंकि 14 वर्षीय है और इस स्थिति में बालक जो है वो ऑटोनमी चाहता है, स्वायत्तता चाहता है, और चूंकि वो स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित कर रही है तो इसलिए ऑटोनमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जो विभेद होते हैं वो लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण को गति कम करते हैं। और डी है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों में किस प्रकार की मदद शिक्षकों की मदद किस में करता है। तो अगर हमें इंडिविजुअल डिफरेंस पता है एज ए टीचर तो उसमें किस चीज़ में हेल्प होती है ये बताना है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते हैं। फिर है व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायित्व ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए, अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, और सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने में और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो किस चीज़ में हेल्पफुल होगा आप बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि सभी शिक्षार्थियों की जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता होंगी तो ही उनकी इंडिविजुअल आवश्यकताओं का भी पता चल पाएगा। नेक्स्ट, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये तो सिंपल है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि क्या करना चाहिए, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर पढ़ाना, एल्गोरिदम में का अधिकतर प्रयोग करना, या याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो सबसे सुटेबल है आपका विविध प्रकार के जो अधिगम अनुभव है, यानी कि आपके डाइवर्स जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो प्रदान करना। नेक्स्ट है ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। इसमें से क्या हो सकता है, राइट आंसर बताइए। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करना को कठिन बनाएगा। ठीक है ना, यानी कि वो कह रहे हैं कि ज्ञान को अगर एक असंबद्ध भाग, मतलब जो उसका रिलेटेड भाग नहीं है, उसको प्रस्तुत करेंगे तो वो क्या करेगा, विद्यार्थियों के लिए उसकी जो एक कॉन्सेप्चुअल समझ है उसको कठिन बना देगा। नेक्स्ट है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है क्योंकि वातावरण का प्रभाव होता है। दूसरा, जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है। सी, वंशानुक्रम में वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। क्या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है। तो इन सभी का जो निचोड़ है वो ऑप्शन सी में है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही चीज़ें जब मिलती हैं तब जाकर आपका प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत जो ध्यान या शिक्षा के लिए वांछनीय मानी जाती है। तो सभी छात्रों के लिए, धीरे धीरे सीखने वाले छात्रों के लिए, बुद्धिमान व प्रतिभाशील छात्रों के लिए, या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट, सभी प्रकार के जो छात्र हैं उनके लिए व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना वांछनीय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो चाहे आपका ग्रेड है या अंक है या ए और बी दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर
किसी भी गुण या योग्यता के रेंज को डिसाइड कर दे। नेक्स्ट है आपके पास, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के कौन सा विकास करना, ज्ञान का विकास, शरीर का विकास, व्यक्तित्व का, या बुद्धिमत्ता या यानी इंटेलिजेंस का। तो मेन उद्देश्य क्या होता है शिक्षा का? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, उसकी पर्सनालिटी को विकसित करना, उसको एक बेहतर इंसान बनाना, और वो उसमें एजुकेशन भी ऑलरेडी शामिल होती है। नेक्स्ट, सीखने वाला जो व्यक्ति की विभिन्नता को दर्शाता है, इसीलिए एक अध्यापक को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो सीखने वाला है हमेशा वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो करता है। तो अध्यापक यानी जो टीचर है उसको क्या होना चाहिए? सख्त अनुशासन वाला, सीखने की एक समान रफ्तार बनाकर रखने वाला, अलग अलग तरह से सीखने के अनुभव प्रदान करना, या अधिक से अधिक जांच करना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्रदान करना। अगला है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों में के पक्ष में नहीं जाता है? तो एक व्यक्ति समाज के लिए संपदा है, उसका विकास और उन्नति अनिवार्य है। समाज दृढ़ है यदि व्यक्ति दृढ़ है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, उसकी संभावना का पूर्ण विकास अनिवार्य है। और विकास समाज सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति उसके अंग हैं। तो आपको बताना है कि शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्यों के पक्ष में इसमें से कौन सा नहीं जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पर समाज सर्वोच्च है की बात हुई है और सभी व्यक्ति उसके अंग हैं की बात हुई, तो ये व्यक्तिगत उद्देश्यों के उसमें नहीं जाता है, उनके पक्ष में नहीं जाता है। अगला देखिए, निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य यानी किस कॉन्टेक्स्ट में शिक्षा व्यक्तिगत जो विभिन्नता अधिक संगत होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम व्यवस्था का विकल्प तैयार करना, छात्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, औपचारिक कार्यक्रम तैयार करना, या नैदानिक कार्य करना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा? परिप्रेक्ष्य कंटेस्ट में व्यक्तिगत विभिन्नता अधिक संगत होगी, तो वो है आपका औपचारिक कार्यक्रम तैयार करना, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। क्योंकि उसके माध्यम से क्या होगा, जब व्यक्तिगत विभिन्नता का पता होगा तो उसके माध्यम से आसानी से हम जो बालक की कठिनाई है उनका पता लगा कर उसका उपचार कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं मैं वहाँ पर इसको PDF को दे दूँगा सभी लोगों को। ठीक है, और बाकी लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो नोट्स भी ले सकते हैं, और 200 फीस पे कर लीजिए। ठीक है, और उसका मुझे बता देना व्हाट्सएप पे। ओके, तो अब आप और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना ही भूल गया हूँ कि एग्ज़ाम 25 को ही हो रहा है और कन्फर्म है। ये अभी पेपर में भी आ चुका है, और जो फ्रेंड्स अभी तक भी उनको डाउट है तो उनको डाउट रहेगा ही रहेगा। वो तो एग्ज़ाम के पहले दिन यानी 24 तारीख तक भी उनको डाउट रहेगा, तो उनका तो कोई इलाज मैं कर नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि 24 तारीख को भी मुझे कई लोग मैसेज करेंगे, सर कल एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मुझे पूरी तरीके से ये बात पता है, तो इसलिए मुझे उन लोगों से कोई हमदर्दी भी नहीं है, और कोई मुझे पता है कि उन लोगों ने निकलना भी नहीं है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। अब कि एग्ज़ाम आज है कल है, एग्ज़ाम 100% 25 को है। अब इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। कोरोना जिन क्षेत्रों में हो रहा है वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हैं, और जो कंटेनमेंट जोन में हैं वो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखा के तब जाके उन्हें एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। तो ये बात याद रख लेना। जो भी अगर आप कंटेनमेंट जोन में है तो आप लोग कोविड टेस्ट करवा लीजिए, और उसकी रिपोर्ट जो 72 घंटे की नेगेटिव की रिपोर्ट होगी उसको लेके आपको एग्ज़ाम में जाना है। 2 पालियों के अंदर एग्ज़ाम होने जा रहा है 25 तारीख को। ठीक है, तो ये कन्फर्म है, और अब इसमें कोई ना नुकुर नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई जोर से करना शुरू कर दीजिए, कम से कम 8-10 घंटे पढ़ाई कीजिए इस दिनों में। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।